हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी या कोई भी इलास्टिसिटी, इसके अंदर सिर्फ प्राइस नहीं, आगे का कोई भी आता है उसके अंदर इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी या एडवर्टाइजमेंट, तो सारे आ जाएंगे। बेसिकली हमारा ये था कि जो वैल्यूज है इलास्टिसिटी के वो जनरली क्या आते हैं, आइदर जीरो आएगा या फिर 0 to 1 के बीच में, या फिर वन, वन से ज्यादा और इन्फिनिट। तो हर एक इसको हमने ये देखा था कि ये वैल्यू क्यों आती है, कब आती है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। जैसे जीरो अगर आता है तो जीरो को क्या बोलते हैं अपन लोग? अपन बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। तो जीरो कब आता है? जब अपना कहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, डिमांड में या प्राइस में। करेक्ट, डिमांड। तो देर इज नो चेंज इन डिमांड और प्राइस के अंदर चेंजेस है, मतलब क्या हो जाएगा? ये इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, राइट। फिर हमने देखा था 0 to 1 के बीच में, वो कब आता है? जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बराबर। उसको क्या बोलते थे अपन? इन इलास्टिक, या मैंने बोला था इसको रिलेटिवली इन इलास्टिक भी यूज किया जा सकता है। कहीं पढ़ते टाइम पे आपको ध्यान में आएगा ये, कभी रिलेटिवली इन इलास्टिक भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा था वन, वन अगर आता है तो यूनिट इलास्टिक, वन से आ गया तो फिर इलास्टिक बोल सकते हो या रिलेटिवली इलास्टिक, एंड अगर इन्फिनिट आ जाता है तो फिर क्या बोलते हैं उसको अपन? परफेक्टली इलास्टिक। बराबर। चलो, तो अभी वी आर स्टार्टिंग विथ प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, हमारा मीनिंग हो गया, इसके साथ साथ हमने वो भी देख लिया, न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलास्टिसिटी। अभी चालू करेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी। अब क्या है ना, अगर मॉड्यूल है किसी के पास तो 2 मिनट के लिए ओपन करके देखो। इसके अंदर ना अलग अलग मेथड्स दी है, मतलब आपको ध्यान में आएगा कि इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स है। सिंपल फॉर्मूला है, फिर पॉइंट इलास्टिसिटी, फिर आर्क इलास्टिसिटी, टोटल रेवेन्यू, टोटल आउटले, इस टाइप से हर जगह वर्ड यूज किया है उन्होंने इलास्टिसिटी। जैसे आर्क इलास्टिसिटी हो गया या पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया, ये कोई अलग टाइप की इलास्टिसिटी नहीं है, ये प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका है, यानी कि मेथड। मेथड समझ आ रहा है आपको? दिस इज अ मेथड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो इलास्टिसिटी का टाइप प्राइस इलास्टिसिटी ही है मेरा। ओके, इलास्टिसिटी का जो टाइप है वो प्राइस इलास्टिसिटी है। उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स है। और फिर ये अपने को कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे अपन एक चार्ट बना लेंगे। मेरे साथ बनाओ। अच्छा, सबसे पहले तो हेडिंग डालते, क्या पॉइंट था ये? 1.4 1.13 डालना है अपने को। 1.13 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो, कम ऑन, लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 पॉइंट क्या था, 13 ना? हाँ, 1.13। चलो, 1.13 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम हर बार जो जो पढ़ लिया वो वहां पे कंटेंट में जाके टिक कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं ना? क्योंकि अपने को एक माइंड मैप बनाना है कि हम क्या क्या सीख रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये इतना अंदर अंदर जाता है ना, एक पार्ट फिर उसका सब पार्ट, फिर उसके 3 सब पार्ट, फिर वो 3 में से 2 के सब पार्ट और होते हैं, एक का नहीं होता है। वो इतना ज्यादा अंदर 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 घुसता है, फिर बाद में फिर कंफ्यूज होने लगता है कि हम क्या पढ़ रहे थे एग्जैक्टली। अब जैसा प्राइस इलास्टिसिटी में होगा ही, अगर आप कभी मॉड्यूल ओपन करके देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा ही कि उसके अंदर ही अंदर इतने इतने पार्ट बनते जाते हैं कि ध्यान में नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे। बराबर। सो लिखो, हेडिंग ही ये डालना है अपने को, मेथड्स। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
ये एक बार देख लो, चाहिए तो उसके बाद में बनाओ। तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि अपने को कितनी जगह किस चीज के लिए लगने वाली है। टोटल अपने को 5 मेथड के बारे में लिखना है, 5। पहला है सिंपल फॉर्मूला मेथड। उसके बाद में है पॉइंट इलास्टिसिटी। इसके बाद में है आर्क इलास्टिसिटी। इसके बाद में टोटल आउटले। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। ये जो सबसे पहला आपने लिखा ना, अभी ये चार्ट बनाना चालू कर दिया तो भी चलेगा। इस टाइप से बनाना है अपने को, हर एक के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह रहने दो ताकि कुछ लिखने का काम पड़े अपने को, सिंपल सिंपल फॉर्मूला वगैरह जो भी अपन यहाँ पे लिखेंगे, ताकि फटाक से आपका रिवाइज हो जाए यहाँ पे, है ना। तो वो अपन उतना पार्ट अपन लिखेंगे यहाँ पे, इसके लिए उस टाइप से यहाँ पे जगह भी छोड़ो, मैं आपको बोलूंगा। सिंपल फॉर्मूला मेथड ऐसा कोई नाम नहीं दिखेगा आपको मॉड्यूल में, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है सिर्फ कि प्रॉपर कैटेगराइजेशन कर सके और जिसको बाद में हम फिर रेफर भी कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये नाम रखा है। बट ऐसा कोई मॉड्यूल में आपको नाम नहीं दिखेगा या कहीं पे भी एमसीक्यू में वगैरह ऐसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ पूछ लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो और बताया नहीं कौन सी मेथड से करना है, तो फिर आप इससे करोगे, सिंपल फॉर्मूला मेथड से। वो बाय डिफॉल्ट वो मेथड है पहली। तो अगर कुछ नहीं बताया आपको, डायरेक्टली पूछ लिया, तो फिर उससे करेंगे आप। नहीं तो बाकी अगर चीजें तो उसमें स्पेसिफिकली पूछेंगे कि पॉइंट इलास्टिसिटी से करो या फिर आर्क इलास्टिसिटी। वैसे पॉइंट के ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल आते नहीं है। बेसिकली आपको एक तो सिंपल फॉर्मूला मेथड या आर्क इलास्टिसिटी, ज्यादातर यूज तो इन दोनों का ही, सबसे ज्यादा ये यूज होगा, सिंपल फॉर्मूला मेथड और आर्क इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा। टोटल आउटले और टोटल रेवेन्यू भी होता है। आपको नाम पे से लग रहा है कि टोटल आउटले टोटल रेवेन्यू सिमिलर ही है। अगर लग रहा होगा तो हाँ, ये है एक्चुअली सिमिलर ही है। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर की, मैं जाके चीजें परचेस कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आउटले है, वो पैसा मेरा बाहर जा रहा है, एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो या आउटले, राइट। तो टोटल आउटले मेथड ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई या कम हो गई, तो मेरे टोटल आउटले पे कितना फर्क पड़ रहा है। मतलब अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपको, तो मान लो आप पहले 100 की प्राइस पे 5 क्वांटिटी लेते थे, ठीक है, 100 की प्राइस पे 5 क्वांटिटी लेते थे। अभी उसकी प्राइस बढ़ के 200 हो गई, अभी आपने क्वांटिटी कम करके 2 पे लेके आ गए। तो टोटल आउटले में ये देखा जाता है कि खर्चे में क्या अंतर पड़ रहा है, खर्चे में क्या फर्क पड़ रहा है। तो पहले क्या होता था, 100 रुपए की प्राइस पे 5 यूनिट ले रहे थे, मतलब 500 रुपए का खर्चा हो रहा था। अभी प्राइस बढ़ गया, राइट, अभी प्राइस बढ़ गया ना, 200 रुपए, तो डिमांड कम हो गई। बट अभी खर्चा कितना हो रहा है, अभी सिर्फ 400 रुपए खर्चा हो रहा है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 2 ही यूनिट बाय कर रहा हूँ। तो टोटल आउटले में वो देखा जाता है। अभी आप बोलोगे सर फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, वो सब देखेंगे बाद में जब ये आएगा। मैं अभी पढ़ा थोड़ी रहा हूँ आपको, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, अपने को आ रहा है ध्यान में। तो इसके अंदर क्या है, प्राइस बढ़ गई लेकिन टोटल आउटले कम हो गया, मतलब ये इन इलास्टिक है एक तरीके से। आपको ध्यान में आ रहा है, प्राइस बढ़ी तो खर्चा बढ़ना चाहिए ना, बट यहाँ पे खर्चा कम हो रहा है। तो उस टाइप से ये अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशन होंगे, राइट। अभी लास्ट पे है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू मतलब क्या, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना जो सप्लायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था मेरा कितना खर्चा हो रहा है, वैसे वो देखेगा वहां पे उसको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, राइट। अच्छा, पहले जो मैं बोला अभी एग्जांपल दिया ना, प्राइस बढ़ने से टोटल आउटले कम हो गया, इन इलास्टिक नहीं है, वो इलास्टिक है, सॉरी। बट वो डिटेल में देखेंगे। लेकिन क्या कुछ कुछ बच्चे फिर वीडियो देख के तुरंत परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो वो इलास्टिक है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल आउटले में क्या डिफरेंस है, टोटल आउटले इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर,
और टोटल रेवेन्यू मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर, करेक्ट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सेम होता है, सिर्फ वहां पे थोड़ा टैक्सेस वगैरह इसका डिफरेंस आ सकता है। देखो सिंपल फॉर्मूला मेथड क्या है, सिंपल फॉर्मूला मेथड है हमारी परसेंटेज, एक सेकेंड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और एक मजे की चीज बोलूं क्या, आर्क इलास्टिसिटी में भी यही फॉर्मूला है। आर्क इलास्टिसिटी में भी फॉर्मूला यही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर आप बोलोगे सर क्यों लाया है ये दो दो मेथड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो अच्छा यहाँ पे जब आप परसेंटेज या चेंज ये सब कैलकुलेट करते हो ना, तो यहाँ पे कंसिडर करते हो सिर्फ ओरिजिनल डिमांड एंड ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, नीचे लिखो कंसिडरिंग ओरिजिनल डिमांड एंड ओरिजिनल प्राइस। यहां पे क्या होता है, कंसिडरिंग ओरिजिनल, लिखो कंसिडरिंग ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस एंड डिमांड। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लो, इस पार्ट को। डिफरेंस जो है वो यहीं पे आने वाला है, ठीक है, फॉर्मूला सेम है, जो डिफरेंस है वो यहीं पे आएगा। अब क्या होने वाला है देखो, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला मेथड में सिर्फ ओरिजिनल देखेंगे आप, सिर्फ ओरिजिनल। यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिनल एंड न्यू। ठीक है, वो कैसे करना है देखेंगे। अभी क्या बना रहे हैं अपन, समरी। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर दो फॉर्मूले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट इलास्टिसिटी से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके दो बोल के आपको कभी आएगा नहीं, बहुत ही रेयर चांस है, मतलब अभी तक तो कभी आया नहीं कि आप इससे कैलकुलेट करके दो बोल के। तो इतना चांस है, मतलब ना के बराबर है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी की, ये आपको पॉइंट इलास्टिसिटी वाला पूछ ले, ये ना के बराबर। यहाँ पे दो फॉर्मूले, एक लिखो न्यूमेरिकल फॉर्मूला, मतलब अगर आपको नंबर्स वगैरह दे दिए, आंकड़े अगर दिए, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी बाई क्यू। आप बोलोगे ये पी क्या है, पी मतलब ओरिजिनल प्राइस, क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी। फिर आप बोलोगे ये डी क्यू अपॉन डी पी क्या है, तो डी क्यू अपॉन डी पी मतलब वो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव। आप बोलोगे सर नहीं आ रहे समझ में, मैं बोलूंगा मुझे पता है नहीं आ रहे समझ में, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, अभी के लिए ये समझने की जरूरत नहीं है आपको। आपका मैथमेटिक्स का भी क्लास चालू होगा, सीए फाउंडेशन का। उसके अंदर ये
डेरिवेटिव वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तब आपको ये फॉर्मूला ध्यान में आएगा। और उसके बावजूद भी नहीं आया ध्यान में तो भी आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये नहीं पूछते। आपको पॉइंट इलास्टिसिटी पे क्या क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके मैं नोट्स आपको लिख के दूंगा। जैसे कुछ वर्ड्स कि पॉइंट इलास्टिसिटी ये मेथड कब यूज होती है, तो जब चेंज जो है, यानी कि प्राइस का चेंज और डिमांड जो चेंज होती है ना, इलास्टिसिटी तभी कैलकुलेट करते हैं अपन कि जब चेंज हो रहा है कुछ, तो ये चेंज जो है वो बहुत छोटा है, बहुत इन्फिनिटेसिमल है, एकदम छोटा सा चेंज है, तब ये यूज होता है। तो इस टाइप से जो आपको एमसीक्यू आ सकते हैं उसके नोट्स में आपको लिखा के दूंगा। यहाँ पे सिर्फ अपन इसलिए लिख रहे हैं कि क्या क्या अलग अलग फॉर्मूले वो एक नजर मारते ही अपने को ध्यान में आ जाए। दैट इज आवर पर्पस। ठीक है। और एक है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल फॉर्मूला मतलब ग्राफ अगर आपके पास है, या फॉर्मूला फॉर ग्राफ ऐसे लिख लो, फॉर्मूला फॉर ग्राफ। ये वाला जो है फॉर्मूला फॉर ग्राफ, ये वाला आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कभी कभार आपको पूछ सकते हैं, और ये कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। इट इज वेरी इजी। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है। अभी रह गया अपना टोटल आउटले और टोटल रेवेन्यू, वो अभी अभी नहीं बना रहे अपन। क्योंकि ये तीन चीजें इसलिए साथ में हमने बना ली क्योंकि ये काफी ज्यादा रिलेटेड है। सिंपल फॉर्मूला मेथड और आर्क इलास्टिसिटी, ये तो कंफ्यूज होता है ये फॉर्मूले में। और दूसरा ऐसा है कि पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी, इसके अंदर थ्योरी के अंदर कुछ डिफरेंसेस है। जैसे पॉइंट इलास्टिसिटी वो छोटा चेंज रहा तो यूज होती है, आर्क इलास्टिसिटी जब बड़ा चेंज है तब यूज होती है। इस टाइप से ये डिफरेंसेस है, एंड दोज आर थियोरेटिकल। तो ये पहले कवर करना है अपने को, सिंपल फॉर्मूला मेथड और आर्क इलास्टिसिटी, इसके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है वो भी समझना है। प्लस पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी, इसके थियोरेटिकली डिफरेंस है इसके बीच में, कि ये मेथड कब यूज करनी चाहिए, कब सुटेबल है, उसके बारे में तो वो भी समझना है। इसके लिए पहले ये तीन मेथड पूरे कवर करके लेंगे हम। ये हो जाने के बाद में फिर देखेंगे टोटल आउटले टोटल रेवेन्यू। अपने को सारा का सारा कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही दिन में सब पढ़ना है क्या? नॉट नेसेसरी, राइट। चलो फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो। इसको कुछ अपन ये दे दें क्या, नंबर्स वगैरह कुछ देते हैं इसको, ताकि आगे चल के अपने को ये इजी जाए। इसको दे दो ए, सबसे पहला जो है इसको बोलते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी, इसको देते हैं डी, इसको देंगे ई। ठीक है। तो सबसे पहली मेथड है हमारी ए, सिंपल फॉर्मूला मेथड। अच्छा, अभी तक आपने जो लिखा होगा ना उतनी ही जगह छोड़ी तो चल जाएगा। ये जो टोटल रेवेन्यू टोटल आउटले, इसके इसके नीचे और तीन चार लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये जो ए बी सी, ये तीन मेथड के लिए आपने लिखा ही होगा ना नीचे, तो ऑब्वियसली वो 5-6 लाइन तक आ गया होगा, तो उतनी लाइन में वो बैठ जाएगा। कम, उससे कम ही लगेगी जगह उसको। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं है कुछ। ये देखो सबसे पहला सिंपल फॉर्मूला मेथड, इस यहाँ पे क्या होने वाला है, इसमें पहले भी अपन ने देखा ऊपर, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या है, मतलब वो पढ़ते टाइम पे भी हमने ये देखा था, शायद न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन में भी हमने देखा। सिंपल फॉर्मूला है बहुत। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज। ये ट्रायंगल हमेशा चेंज के लिए यूज होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। या पहले लिख ले पूरा, वैसा करते सबसे पहले पूरा का पूरा लिख लेंगे, रिवाइज करने को आसानी होगी। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी को दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड। वही है वो, सिर्फ मैं सिंबॉलिकली बोल रहा हूँ सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी को आप और एक तरीके से बोल सकते हो कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? चेंज निकालना पड़ेगा ना पहले, कितना चेंज हो रहा है। चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, इंटू 100, करेक्ट। तो आपके पास आ गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो इससे आ जाएगा आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो ये इतना जो पार्ट है ना, यहां पे आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये मिल रहा है आपको। और ये जो पार्ट है नीचे का, इसके अंदर आपको मिल रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आ रहा है क्या ध्यान में? ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि यहां से भी रिलेट कर पाओगे आप। ये लिखते टाइम पे ऐसे लिखना है, ये जो डिवीजन की जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना डिवीजन वाली, ये सेम रखो। मतलब इसके ऊपर का पार्ट ऊपर, इसके नीचे का पार्ट नीचे, ऐसा। तो ये सब मत लिखो, वो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए निकाला था। इतना सिर्फ ये लिखना है अपने को बस, ठीक है। फॉर्मूलेज वगैरह लिख लो सारे। अभी देखो एक चीज, आपका अगर सिंपल मैथ्स अगर आपका अच्छा होगा 10वीं तक का, तो आपको एक चीज ध्यान में आएगी। ऊपर 100 है, नीचे 100 है, मैं कट कर सकता हूँ इसको। यस, मैं कट कर सकता हूँ इसको, मैं ये कट करूंगा। तो मुझे 100 आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैं लिखता हूँ ये, इसी को अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, नीचे की लाइन में लो, इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड whole divided by change in price upon original price, upon original price. हाँ या ना? इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है। क्या मैं इसको सिंबॉलिकली ऐसे बोल सकता हूँ, चेंज इन डिमांड मतलब चेंज इन डी अपॉन डी, यानी कि ओरिजिनल डिमांड, होल डिवाइडेड बाय चेंज इन पी अपॉन पी, राइट। तो क्या होगा ये? आप ऐसे लिखो मेरे तरीके से, तो आपको ना कुछ भी अलग से लिख के लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो चेंज इन डिमांड हमने इस तरीके से लिखा, आपको याद हो जाएगा। ओरिजिनल डिमांड को लिए हमने सिर्फ डी लिखा। चेंज इन प्राइस, दिस इज चेंज इन प्राइस, मतलब ट्रायंगल और पी लिखा हमने, ऊपर ट्रायंगल और डी, और ओरिजिनल प्राइस पी। अच्छा एक मिनट, एक डी की जगह क्यू लिखो सिर्फ, एक सेकेंड। डिमांड का डी नहीं हो, क्वांटिटी डिमांडेड है ना, इसके लिए क्यू यूज होता है, क्यू, ठीक है। चेंज इन क्यू अपॉन क्यू होल डिवाइडेड बाय चेंज इन पी अपॉन पी। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस।
क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू, मुझे अब इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है, मुझे इसको ऊपर लेके जाना है इसको। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊंगा तो कैसे लेके जाते, ये सिंपल मैथ्स आता है कि आपको, इसको मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है, तो मैं कैसे लेके जाता हूँ इसको, बच्चों बोलो बोलो, क्या न्यूमरेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, ये उल्टा हो जाएगा है ना, ये रिवर्स कर जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, पहले डिवीजन में था, अभी मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन में जाते टाइम पे उल्टा होता है, तो उल्टा मतलब क्या होगा, p डिवाइडेड बाय चेंज इन p डिवाइडेड बाय चेंज इन p। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि चेंज इन q अपॉन चेंज इन p इनटू p, मतलब ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय q, यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी। ये सारे के सारे फॉर्मूले सेम है, सबसे आंसर आपका सेम आएगा, सिर्फ इसको अलग अलग तरीके से लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, फॉर्मूले सारे सेम ही। अब यही है सब, सब कुछ यही है, चेंज इन डिमांड वगैरह ये सब कुछ ऐसे ही। अभी सिर्फ एक नोट लिखो नीचे। अच्छा, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है ना, यहाँ पे सर ये कैसे कर दिया आपने, अरे 3 × 4 या 4 × 3 दोनों का आंसर 12 ही आता है। तो इसके लिए मैं अगर ये वाला जो है, ये वाला चेंज इन क्यू अगर ये इधर लिखूं और ये क्यू अगर इधर लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैं अगर इधर का इधर इधर का इधर करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं इंटरचेंज करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा पता है क्या, इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते आप, इसको क्रॉस में, या इसको नहीं कर सकते आप क्रॉस में, राइट। ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, ये दोनों को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो, पूरा का पूरा ये कॉपी कर लो, ये सब लिख लो, ये लिख रहे हो क्या, या हो गया। एक नीचे नोट लिखो, चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस अलग अलग है, एक फॉर्मूला नहीं। चेंज इन डिमांड कैसे निकालोगे, सुनो, एक 2 मिनट के लिए सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो, बाद में फिर जो करना है वो करो, ये लिखना है लिखो, बाद में एक 2 मिनट के लिए सिर्फ ध्यान दो, अभी कुछ भी मत लिखो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी मत लिखो। एग्जाम्पल लो, 100 रुपए पे आप 5 क्वांटिटी परचेस कर रहे थे, ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस, इसको मैं आसानी के लिए पी लिखता हूँ, ये ओरिजिनल क्वांटिटी, प्राइस बढ़ गई 200 हो गई, क्वांटिटी हो गई 2, ये मान लो हो गया P1, ये हो गया मान लो Q1। अभी अगर मैं चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला सिंपल ये लिख के दूं ना, अगर Q1 माइनस Q, यानी कि न्यू डिमांड माइनस ओरिजिनल डिमांड, जनरली ऐसा होता है ना, चेंज चेंज देखते टाइम पे क्या होता है, नया माइनस पुराना, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना। लेकिन ये अगर मैं फॉर्मूला लिख के दूं तो क्या प्रॉब्लम होगा, देखो Q1 माइनस Q1 कितना है, Q1 है मेरा ये 2, राइट, 2 माइनस P1 कितना है 5, आंसर आ गया -3। अब प्रॉब्लम क्या होगा, एक बार ये माइनस आ गया, मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा वो भी माइनस में रहेगा,
इसका मैं प्राइस इलास्टिसिटी निकालूंगा वो भी माइनस में रहेगा, सब कुछ माइनस में आ रहा है। और हमने पहले लिखा है कि अपने को माइनस साइन इग्नोर करना है, राइट। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मत लिखो कुछ, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको कि वाई। तो इसके लिए मैं सिंपल Q1 माइनस क्यू नहीं लिख के दे सकता, क्योंकि क्या होगा प्रॉब्लम आ रहा है ना ध्यान में आपको, माइनस आएगा और माइनस साइन वी हैव टू इग्नोर। तो मैं यहाँ पे इसके लिए आसानी के लिए लिख दूंगा बिग क्वांटिटी माइनस लेस क्वांटिटी, या बिग ना को मोर लिखो, मोर मोर क्वांटिटी माइनस लेस क्वांटिटी। और चेंज इन प्राइस के फॉर्मूले लिखो मोर प्राइस माइनस लेस प्राइस। कभी कभार उल्टा भी होगा, क्या होगा उल्टा, 100 की प्राइस पे 5 की क्वांटिटी थी, प्राइस घट के हो गई समझ लो 50, अब ये खरीद लेगा 12 क्वांटिटी। अब प्राइस क्वांटिटी में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अभी, अभी न्यू क्वांटिटी 12 माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी 5 किया तो 7 पॉजिटिव आंसर आया, ये चल जाएगा अभी। लेकिन अभी दिक्कत आएगी प्राइस में, क्योंकि न्यू प्राइस इज 50, ओल्ड प्राइस इज 100, आंसर आएगा -50। तो वापस यहाँ पे माइनस का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए दोनों भी, क्योंकि ये तो सीसॉ है ना, ये क्या है सीसॉ है, अगर एक बढ़ रहा है तो एक कम होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी कि एक कोई ना कोई तो कम होने वाला है, एक तो प्राइस कम होगी नहीं तो डिमांड कम होगी, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस साइन आएगा ही, और जो माइनस साइन अपने को नहीं चाहिए, इसके लिए अपन क्या लिख रहे, मोर क्वांटिटी लेस माइनस लेस क्वांटिटी, और मोर प्राइस माइनस लेसर प्राइस। तो इस टाइप से आपको निकालना है चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन अपॉन नहीं, इस टाइप से चेंज इन डिमांड निकालना है, इस टाइप से चेंज इन प्राइस, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे अंडरलाइन भी मत करके लो, क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूज होगा कि ये अंडरलाइन है या फिर डिवीजन के लिए हमने डाला है वो, है ना, अपॉन के लिए। तो ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो। मैं इसके साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, जिसको अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले आप सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। यहाँ पे होमवर्क के लिए कोई गूगल फॉर्म की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख के दे रहा हूँ आपको, ये फटाफट अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वन, अभी देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, आप भी बनाओ, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल डिमांड, न्यू डिमांड, ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस। देखो ओरिजिनल डिमांड है आपका 100, न्यू डिमांड, सॉरी पहले प्राइस लिखना चाहिए था, पहले प्राइस लिखना चाहिए था, क्योंकि प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में आता है ना। एक सेकंड के लिए इतना कट कर दो, एक्सट्रीमली सॉरी, पहले प्राइस लिखना चाहिए था, ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस ओरिजिनल डिमांड, कॉलम वही आएंगे सारे, लेकिन लॉजिक, लॉजिक भी तो सही होना चाहिए ना। प्राइस का चेंज का इम्पैक्ट डिमांड पे देख रहे हैं अपन, डिमांड के चेंज का इम्पैक्ट प्राइस पे नहीं देख रहे अपन, है ना। तो इसके लिए पहले चेंज इन प्राइस फिर चेंज इन डिमांड। देखो ओरिजिनल प्राइस 100 से हो गया 120, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल 300 से 250, तीसरा एग्जाम्पल 500 से 400, चौथा एग्जाम्पल 500 से, सॉरी 500 से 750। डिमांड के अंदर देखो क्या चेंज हो रहा है, डिमांड हो रही है 10 रुपए की 4 रुपए, ये हो रहा है 5 का 6, यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी ना क्योंकि प्राइस कम हो रही है, 5 की 6 हो रहा है। फिर यहाँ पे मान लो 50 का होगा,
90, यहाँ पे हो रहा है 100 का 80। ठीक है, एक ले लेते हैं इसके साथ में, और 1000 की जो प्राइस है वो हो रही है 1200, और डिमांड जो है वो 80 की डिमांड जो है वो 64 पे आ रही है। तो एक तरीका ये हो गया, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसका एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इसको नाम दो सेट 1। सेट 2, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर मान लो प्राइस के अंदर 100% चेंज हो गया, डिमांड के अंदर 80% चेंज आ रहा है, प्राइस के अंदर 50% चेंज हो रहा है, डिमांड के अंदर 75% चेंज हो रहा है, प्राइस के अंदर 10% चेंज हो रहा है, डिमांड के अंदर भी 10% चेंज हो रहा है, प्राइस के अंदर 35% चेंज हो रहा है, डिमांड के अंदर नो चेंज 0%, प्राइस के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फॉर सम रीजन डिमांड के अंदर 10% का चेंज आ गया। ये सर ये टाइप का आ सकता है सेकंड सेट 2। ये दो होने के बाद में फिर कभी कभार ये भी आता है कि एक आधा फिगर मिसिंग दे देंगे, आपको आंसर दे देंगे कि इलास्टिसिटी 3 है, ये आंसर पहले दे दी, फिर ओरिजिनल प्राइस नहीं देंगे, या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं देंगे, या फिर चेंज नहीं देंगे, ऐसा कुछ तो भी अलग कर सकते हैं। बट एक बार ये फॉर्मूला अगर आ गया तो ये पूरा आ जाता है अपने को। ठीक है, तो ये पहले सॉल्व करो आप। ठीक है, लिख लो, ये कुछ बाकी है क्या? 10 सेकंड के लिए मैं रख रहा हूँ, अगर टाइम लगने वाला हो तो पॉज कर लो वीडियो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेट 2, ये लिख लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये दोनों भी सेट लिख लो। ये अपन जो इसका सॉल्व करना है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन आप ये पूरा रेडी करके रखोगे, ताकि अगर गलत आता है तो ध्यान में आएगा क्यों गलत आ गया। अगर कुछ डाउट आते हैं तो फिर वो भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।